नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पप्पू सिंह प्रजापत और अरविंद भास्कर जी की पुस्तक है भारत इतिहास का वस्तुनिष्ठ। उसको जो है आज हम लोग करने वाले हैं, यानी पप्पू सिंह प्रजापत जी की पुस्तक आती है एमसीक्यू वाली, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 1 है। तो इसको आज हम लोग अच्छे से पढ़ना। यह पुस्तक काफी महत्वपूर्ण है एमसीक्यू के दृष्टिकोण से। सभी एग्जाम, चाहे आप नेट दे रहे हैं, टीजीटी दे रहे हैं, पीजीटी दे रहे हैं, सेट दे रहे हैं, किसी भी प्रकार का एग्जाम दे रहे हैं, जो इतिहास के लिए काफी महत्वपूर्ण रूप से ये आपके लिए काफी उपयोगी रहेगी। तो बने रहिए और देखिए, मैं चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए आपको बताऊंगा। देखिए, पेरिप्लस मैरिस इरेथियन सी की संभावित तिथि क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए पेरिप्लस मैरिस इरेथियन सी की जो पुस्तक है, यह पुस्तक के जो लेखक है वो अज्ञात है। किसने यह पुस्तक को लिखा इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं प्राप्त होती है, परंतु यह कब लिखी गई इसके बारे में जानकारी है। तो पहली से दूसरी शताब्दी में यह पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, लाल सागर की समुद्री यात्रा इसका हिंदी अनुवाद है। ठीक है, मूलतः ग्रीक की पुस्तक मानी जाती है, किसी ग्रीक नाविक की पुस्तक के रूप में इसे हम लोग जानते हैं, यानी कि ग्रीक की किसी नाविक की पुस्तक है, परंतु उसका नाम जो है अज्ञात है। तो इसका जो संभावित तिथि है पहली से दूसरी शताब्दी है। ठीक है, और याद रखिएगा ये अज्ञात पुस्तक है, अज्ञात ग्रीक लेखक की पुस्तक है। दूसरा नंबर में है कि याज्ञवल्क स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार अपरार्क राजा थे। तो याद रखिएगा, अपरार्क जो राजा है वह उत्तरी कोकण के शिलाहार वंशी राजा है। ठीक है, और जो अपरार्क का एक और नाम है अपरादित्य। ठीक है, अपरादित्य देव के नाम से भी हम लोग अपरार्क को हम लोग जानते हैं, जो कि उत्तरी कोकिन शिलाहार वंशी राजा थे। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा हमारा शिलाहार वंश के राजा। ठीक है, तो शिलाहार राजवंश। ठीक है, उसके बाद है अगला है हमारा कि विज्ञानेश्वर की विख्यात पुस्तक मिताक्षरा किससे संबंधित है। तो मिताक्षरा के बारे में आपको जानकारी थोड़ी सी जान लेनी है कि मिताक्षरा जो है हिंदू विधि शास्त्र है। ठीक है, इस पुस्तक में जो है उत्तराधिकार संबंधी कानून का वर्णन किया गया है, और मिताक्षरा का जो कानून वो संपूर्ण भारत में लागू होता है, परंतु दो ऐसे राज्य हैं जिस पर जो है मिताक्षरा के कानून लागू नहीं होते, और वो दो राज्य है बंगाल और असम। ठीक है, तो मिताक्षरा का जो कानून है संपूर्ण भारत में लागू होता है, केवल दो को छोड़कर, एक बंगाल और दूसरा असम। ठीक है, और मिताक्षरा में कहा गया है कि जब भी पुत्र जन्म लेगा तो वह अपने पिता के संपत्ति पर अधिकार माना जाएगा। कि तो कहने का मतलब है कि मिताक्षरा के अनुसार पुत्र का जन्म से ही जो है पिता के संपत्ति पर अधिकार होता है। इसी के ऑपोजिट और एक जो है उत्तराधिकार पुस्तक है जिसका नाम है दाय भाग, वो आगे हम लोग जाकर के पढ़ेंगे। उस पे जो है कि पिता की मृत्यु के बाद जो है पुत्र का जो है संपत्ति पर अधिकार होता है। खैर, उसको हम लोग अलग से बाद में पढ़ेंगे। तो मिताक्षरा समझ में आ गया। मिताक्षरा क्या है? तो मिताक्षरा हिंदू विधि शास्त्र है। ठीक है, मिताक्षरा उत्तराधिकार कानून से संबंधित पुस्तक है। ठीक है, मिताक्षरा में जो है यह संपूर्ण भारत में जिसके कानून लागू होते हैं, परंतु केवल और केवल जो है इसके असम और बंगाल को छोड़ करके, असम और बंगाल में इसके कानून लागू नहीं होते मिताक्षरा के। यहां तक क्लियर है? तो मैंने आपको पूरे डिटेल में बता दिया। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु होंगे जो आपको इस पुस्तक में नहीं मिलेंगे, उसको मैं आपको उसको कराता हुआ चलूंगा। केवल कि इस पुस्तक का ही नहीं, इसके अलावा जितने भी जो इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे, हम सारे चीजों को मैं कवर करता हुआ चलूंगा, और इतिहास विषय आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको देखना होगा और देखते हुए आगे बढ़ना है।
ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित कौन सा पुरातन लेख है जो विशेष करके कानूनी विषय से संबंधित है। तो देखिए यहां एक बात जानना है कि स्मृति जो जितने भी स्मृति ग्रंथ है वो मुख्यतः उसके विषय वस्तु क्या है, वो विधि, यानी कि स्मृति ग्रंथों का जो विषय वस्तु है वो विधि से संबंधित है, यानी कि विधि विश्वत ग्रंथ है स्मृति। और स्मृति जो ग्रंथ है वो पूर्णतः जो है कि स्मृति ग्रंथ नहीं है, मतलब कानून की पुस्तक नहीं है स्मृति। उसमें मतलब कहने का मतलब है कि स्मृति जो ग्रंथ है वो जो है कुछ ही जो दो तीन, जैसे नारद हो गया, बृहस्पति हो गया, कात्यायन हो गया, ठीक है, ये जो है पूर्णतः विधि से संबंधित पुस्तक है, यदि बात समझ में आया। और बाकी जो है उतना विधिवत नहीं है। तो आप बस जान लीजिए कि बस जानने के उद्देश्य से मैं आपको बता दे रहा हूं कि देखिए स्मृतियां जो स्मृति ग्रंथ है उसकी विषय वस्तु क्या है, तो स्मृति जो है विधि विश्वत ग्रंथ है, ठीक है। और जो पूर्णता जो विधि विश्वत ग्रंथ के अंतर्गत आता है वो कौन कौन है स्मृति में, तो एक है नारद स्मृति, दूसरा है बृहस्पति स्मृति, तीसरा है कात्यायन स्मृति। यह पूर्णता विधिवत पुस्तक है, लेकिन और भी जितनी स्मृति है वह पूर्णता विधिवत नहीं है। बात समझ में आया। मैं यही बोलने चाह रहा था कि स्मृति ग्रंथ जो भी है उसका विषय वस्तु तो विधि से संबंधित है ही, परंतु उनमें जो है सारे विधि नहीं है, पूर्ण रूप से विधिवत ग्रंथ नहीं है, ठीक है। जो विधिवत यानी कि पूर्णता विधिवत ग्रंथ है या पूर्णता विधि से संबंधित पुस्तक है वो कौन कौन है, तो नारद स्मृति हो गया, बृहस्पति स्मृति हो गया और कात्यायन स्मृति। यही तीनों ही जो है पूर्ण रूप से जो है विधि विषयक स्मृतियां है। बात समझ में आया। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध जातक हैं, तो बौद्ध जातक में दो ही आएगा जो काफी महत्वपूर्ण है। एक है बाबेरू जातक, दूसरा है दशरथ जातक, ठीक है। इसमें आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। इसके अलावा और भी बहुत साहित्य संबंधित जैसे कंगयूर हो गया, तंगयूर हो गया, ठीक है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए जैसे है कि यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन याज्ञवल्क्य स्मृति पर अपनी टीकाओं के लिए विख्यात है, तो अपरार्क जो शिलाहार वंशी राजा, इसी को अपरादित्य देव के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जो विज्ञानेश्वर, ठीक है, उसके बाद विश्वरूप, यही तीनों हैं जिन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति अपने टीकाओं के लिए काफी विख्यात है। उसके बाद देखिए मिताक्षरा धारा स्कूल के अनुसार पिता अपने जीवन काल में अपने पुत्रों में संपत्ति का बंटवारा कर सकता है। तो देखिए कहने का मतलब है कि मिताक्षरा के अनुसार मैंने कहा है कि पुत्र जब जन्म लेता है तब से ही यानी कि जन्मात, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब भी पुत्र कभी मान लीजिए कोई पुत्र है वो जन्म लिया तो वो जन्म से ही अपने पिता का संपत्ति पर अधिकार मतलब अधिकार के लिए वो योग्य हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अधिकार संपत्ति का बंटवारा में जो है जन्म से ही पुत्र का पिता के संपत्ति पर अधिकार होगा, ठीक है। यहां तक तो ठीक है। मिताक्षरा ने यह माना कि जन्म के आधार पर पूर्वज की संपत्ति पर पुत्रों के स्वामित्व का अधिकार होगा। बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है, ठीक है, दोनों ही सत्य है। कारण और कथन और कारण दोनों ही सत्य है और दोनों का व्याख्या करता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति गद्य में है। देखिए जो भी स्मृति ग्रंथ है याद रखिएगा वो पूर्ण रूप से पद पर है, ठीक है। स्मृति ग्रंथों की रचना पूर्ण रूप से पद पर की गई है, ठीक है। यानी कि स्मृति ग्रंथ पूर्णतः पद पर लिखी गई है या रची गई है, परंतु इसके अपवाद में एक विष्णु स्मृति है जो कि गद्य में लिखा गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विष्णु स्मृति, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद मिताक्षरा याज्ञवल्क्य की कानून की पुस्तक का एक टीका को इसके द्वारा लिखा गया है। यानी मिताक्षरा
याज्ञवल्क्य की कानून पुस्तक पर एक टीका को इनके द्वारा लिखा गया है, मतलब किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए मिताक्षरा का याज्ञवल्क्य के रचयिता यानी कि याज्ञवल्क्य को किसने लिखा? तो विज्ञानेश्वर ने लिखा है। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में कौन मनुस्मृति पर लिखी गई अपनी टीकाओं के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति पर लिखी गई अपनी टीकाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए कौन है? तो इसमें देखिए कई सारे टीका मनुस्मृति पर जो है बहुत सारे लोगों ने टीका लिखा है। कौन कौन लिखा है? तो भारुचि ने लिखा है, मेघातिथि ने लिखा है, गोविंदराज ने लिखा है, कुल्लुक भट्ट ने लिखा है, रामचंद्र ने लिखा है, सर्वज्ञ नारायण ने लिखा है, रघुनंदन ने लिखा है। इन लोगों ने जो प्रसिद्ध मनुस्मृति पर टीकाएं लिखा है। भारुचि जो है मनुस्मृति के सबसे प्राचीनतम जो है टीकाकार है। ठीक है, लेकिन मेघातिथि माफ कीजिएगा, हाँ कौन सा प्रश्न? अच्छा ये वाला। तो इसमें आ जाएगा हमारा मनुस्मृति कौन लिखा है? तो विज्ञानेश्वर नहीं, विश्वरूप, मेघातिथि, हाँ मेघातिथि। मनुस्मृति में कौन लिखा है? मेघातिथि। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में कौन मनुस्मृति के टीकाकार नहीं है? तो देखिए मेघातिथि है, गोविंदराज है, कुल्लुक भट्ट है, सायन नहीं है। सायन ने जो है ऋग्वेद पर सबसे पहले प्रसिद्ध एवं प्रमाणिक भाष्य लिखा है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तो मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दाई भाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। नहीं, मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल से ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकता है, जबकि दाई भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के बाद उपरांत ही पुत्र की संपत्ति पर अधिकार कर पाएगा। तो देखिए मैंने आपको कहा कि मिताक्षरा जो है वो क्या है कि पुत्र जब से जन्म लेगा तब से ही क्या है पिता के संपत्ति पर जो है अपना अधिकार पा सकता है। ठीक है, लेकिन दाई भाग में ऐसा नहीं है। दाई भाग में क्या है कि पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र जो है उसके संपत्ति पर अपना अधिकार जमा सकता है या अपना संपत्ति का दावा कर सकता है। ठीक है, तो दाई भाग समझ में आया क्या है? पिता की मृत्यु के बाद पुत्र का अधिकार होगा और मिताक्षरा में पुत्र के जन्म से ही पिता की संपत्ति पर अधिकार। जान लीजिएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो यही वाला सही लग रहा है हमको। उसके बाद देखिए मिताक्षरा व्यवस्था किसी पारिवारिक के लिए केवल पुरुष सदस्य की संपत्ति नहीं, ये गलत है। बी नंबर आंसर होगा, केवल बी। ठीक है, ठीक है, 2 नंबर केवल बी सही होगा। अब देखिए निम्नलिखित को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, कालक्रम से व्यवस्थित करना है कि कौन किसका समय काल पहले है, उसके बाद कौन सा बाद में। तो देखिए सबसे पहले निरुक्त के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, निरुक्त के लेखक यास्क है। ठीक है, उसके बाद देखिए वार्तिक के लेखक कात्यायन है। ठीक है, उसके बाद देखिए महाभास के लेखक पतंजलि है। ठीक है, अंत में होगा याज्ञवल्क्य स्मृति का लेखाकार याज्ञवल्क्य। तो आंसर होगा डी ए बी सी। ठीक है, यहां तक क्लियर। उसके बाद देखिए अब देखिए इसको पढ़ना है। भारत में पढ़े जा चुके प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। बिल्कुल सही है। अभिलेखों के लेखक के माध्यम से संस्कृत का व्यापक प्रसार ईसा के 4वीं और 5वीं शताब्दी में हुआ। ठीक है, लेकिन तब भी प्राकृत का प्रचलन जारी रहा। तो देखिए ये बात सच है, संस्कृत के आने के बाद भी जो प्राकृत का जो प्रचलन जारी रहा, तो दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों ही सही है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? कथन ए और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। उसके बाद देखिए कंगयूर, मैंने आपको पहले ही बताया कंगयूर और तेंगयूर क्या है, तो बौद्ध साहित्य है। कंगयूर और तेंगयूर क्या है? बौद्ध साहित्य है। तो बौद्ध साहित्य 1 नंबर हमारा आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए प्राचीन भारत के सिक्कों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा असत्य है?
तो असत्य में क्या हो जाएगा, यूनानी शासक डिमिट्रियस। अच्छा, यूनानी शासक डिमिट्रियस भारत के द्विभाषिक सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक था। मतलब असत्य को पहचानना है कौन सा गलत है। कुषाण शासक कुजुल कैडफिसिस भारत में स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक था, नहीं। अच्छा, कुजुल नहीं होगा, बीम कंडफसिस, ठीक है। बीम कंडफसिस ने स्वर्ण सिक्के सबसे पहले जारी किए, ठीक है। उसके बाद देखिए, मित्र शासकों के सिक्के मथुरा एवं इसके आसपास प्राप्त हुए, ठीक है। सभी गुप्त शासकों ने ऐसे सिक्के जारी किए जिन्होंने उन्हें धनुष के साथ दिखाया गया है, ठीक है। देखिए, एक बात याद रखिए, गुप्त काल में जो है स्वर्ण सिक्के सर्वाधिक मात्रा में जारी किए गए, लेकिन वो अशुद्ध सोना था, ठीक है, यानी कि मिलावटी सोना था। कुषाण काल में शुद्ध सोना जारी किया गया, बिम कंडफिसिस के शासन काल में। तो ये जो कुजुल कैडफिसिस नहीं होगा, बिम कंडफिसिस होगा, ठीक है। ये गलत है, 2 नंबर गलत है, तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद कौन सा है हमारा, हाँ, निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से कथन सही है, सही को पहचानना है। देखिए, राजतरंगिणी में सदैव तथ्य तथा दंत कथा में भेद नहीं किया गया है, ठीक है। आप पहले राजतरंगिणी के बारे में जानिए। राजतरंगिणी में 8 तरंग है। तरंग का मतलब होता है अध्याय, ठीक है। तरंगिणी जो है कश्मीर के इतिहास की जानकारी देती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, राजतरंगिणी एक ऐसी पुस्तक है, यानी कि भारत की प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है जो क्रमबद्ध रूप में लिखा गया है, ठीक है। तो भारत की प्रथम क्रमबद्ध ऐतिहासिक पुस्तक है राजतरंगिणी, याद रखिएगा। 8 वेद है, ठीक है। तकरीबन 3 बार इसको लिखा गया है कश्मीर में अलग अलग शासकों के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आरण्यक क्या होता है, आरण्यक का मतलब जंगल। ऋषियों ने जंगलों में बैठकर जिस ग्रंथ की रचना की उसे उसे हम लोग आरण्यक ग्रंथ के नाम से जानते हैं, ठीक है। वेदांग, वेदों का अंतिम भाग वेदांग, ठीक है। तो देखिए, राजतरंगिणी सदैव तत्व तथा भेद में नहीं किया जाता था, ठीक है। आरण्यक में बलि संबंधी अनुष्ठान प्रतीकात्मक दार्शनिक विधि की व्याख्या की गई है, बिल्कुल सही है। उसका वेदांग साहित्य का सामान्य काल 600 ईस्वी 200 ईस्वी भी ठीक है। उसके बाद देखिए, उत्तर आधुनिकवाद के अनुसार कोई ग्रंथ एक साथ अनेक अर्थ प्रदान करने के सामर्थ्य हो तो वह एक ज्ञात्मक सत्ता होगा, ये गलत है। तो हमारा आंसर होगा ए बी सी, यानी आंसर होगा ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए दोस्तों, देखिए कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए, अच्छे से समझ में आए, ठीक है, आपके लिए काफी बेहतरीन हो जाएगा। तो देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त प्राचीनतम सिक्का किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, प्राचीन भारत में जो भी सिक्का है उसे हम लोग आहत सिक्के के नाम से जानते हैं। आहत सिक्का को ही पंचमार्क सिक्का बोला जाता है। क्यों उसे पंचमार्क या आहत सिक्का बोला जाता है, क्योंकि उसे ठोक करके, यानी कि चोटिल करके, यानी कि पीट पीट कर बनाया जाता है, इसीलिए, मतलब चोट का मतलब आहत करके, ठीक है। आहत का मतलब भी होता है चोट, इसीलिए उसे आहत सिक्का कहा जाता है। आहत सिक्का में किसी प्रकार का कोई लेख नहीं होता, हाँ प्रतीक चिन्ह जरूर होता है। और आहत सिक्का जो है चांदी और तांबा से मिल करके बनता है। सर्वाधिक मात्रा में चांदी होता है, कुछ मात्रा में तांबा होता है, यानी कि चांदी की तुलना में तांबा कम होता है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त प्राचीनतम सिक्का किस नाम से जाना जाता है। तो पंचमार्क। पंचमार्क अगर ऑप्शन में नहीं होता, आहत जरूर होगा, तो आहत सिक्का भी हम मार सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, आहत सिक्के के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कभी भी राज्य के द्वारा नहीं किए गए हैं, ये कभी भी राज्य के द्वारा नहीं किए गए हैं, नहीं, ये राज्य के द्वारा ही तो संचालित होते थे। इन पर प्राकृतिक प्राकृत में
लंबे लंबे लेख लिखा, किसी भी प्रकार का कोई लेख नहीं लिखा हुआ है इसमें, याद रखिएगा। हाँ, कहीं कहीं प्रतीक चिन्ह जरूर होंगे लेकिन लेख नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए कभी किसी भी राज्य के द्वारा नहीं, राज्य के द्वारा ही जारी किए जाते थे, परंतु इसमें किसी भी प्रकार के कोई लेख नहीं थे, तो ये दोनों ही गलत हो जाएगा। तो देखिए क्या है, केवल दो, एक और दो, ए ना, एक दो सही है। 4 नंबर देखिए, ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन 4 आंसर होगा। ठीक है, देखिए प्राचीनतम उपलब्ध भारतीय सिक्के किस धातु के बने थे? तो मैंने आपको बताया था किस धातु के बने थे। प्राचीनतम सिक्का कौन सा है भारत का? आवा सिक्का, पंचमा सिक्का। तो किस चीज का बना हुआ है? चांदी और तांबा। तो देखिए ऑप्शन में है कहीं चांदी और तांबा, तो मारिए, तांबा और चांदी मार दीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद देखिए, निम्नलिखित संस्कृत कृतियों में कौन सी एक ऐतिहासिक नाटक नहीं है? देखिएगा नाटक के बारे में देखिए, मालविकी अग्निमित्रम, ठीक है, ये कालिदास की जो है नाटक है। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, राक्षस का साथ विशाल यानी विशाख दत्त। ठीक है, स्वप्न वासम दत्ता भास की कृति है, यानी भास के द्वारा लिखा गया है। मालविकी अग्निमित्रम किसके द्वारा? तो कालिदास, मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त, स्वप्न वासम दत्ता भास के द्वारा, और हर्ष चरित वान भट्ट के द्वारा। याद रखिएगा, हर्ष चरित वान भट्ट के द्वारा। तो ये चारों में बताइए कौन सा नाटक नहीं है? तो देखिएगा ये तीनों क्या है? नाटक है। मालविका मित्रम हो गया, मुद्रा राक्षस और स्वप्नवासम दत्ता हो गया। देखिए हर्षचरित वान भट्ट के द्वारा हर्षवर्धन का जो है क्या है? हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है। ठीक है, ठीक है, तो हर्षचरित क्या है? ये जीवन चरित्र, यानी कि जीवन मैंने हर्षवर्धन के चरित्र चित्र यानी कि जीवन के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो जीवन चरित्र है हर्ष हर्षवर्धन का हर्षचरित, ये नाटक नहीं है, तो यही ऑप्शन में होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए भारतीय पूरा लेख से संबंधित अधोलिखित कथन को पढ़िए। ठीक है, और कौन सा असत्य है इसको पहचानना है। तो देखिए खरोष्टी लिपि जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, मुख्यतः प्राचीन भारत के गांधार क्षेत्र से व्याप्त थी। गुप्त गुप्त ब्राह्मी का विकास सिद्ध मातृका नामक लिपि में हुआ है। जेम्स पीसन प्रियदर्शी नाम से जारी किए गए अभिलेखों शासन के दौरान मौर्य शासक अशोक की पहचान की। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, 3 नंबर, ऑप्शन 3। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद आएगा हमारा अच्छा, नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका का लेखक कौन है? तो प्लिनी है। प्लिनी ने ही नेचुरलिस हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा है। ठीक है, तो नेचुरलिस हिस्टोरिका नामक पुस्तक कौन लिखा है? तो प्लिनी। ठीक है, तो भारत में निम्नलिखित विदेशी, यहां नजर नहीं आ रहा है, हाँ, भारत के निम्नलिखित विदेशी प्रेक्षकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित, इसको कालक्रम के अनुसार लिखना है। ठीक है, तो पहला नंबर में कौन आएगा? तो इब्न होकल आएगा। उसका दूसरा नंबर में आएगा अलबरोनी आएगा। ठीक है, तीसरा नंबर में अल इदिरसी आएगा। उसका चौथा नंबर में इवन बतूता आएगा। तो पहला नंबर में इवन होकल, दूसरा अलबरोनी, तीसरा अल अदिरसी, उसका चौथा नंबर में इवन बतूता। इवन बतूता यानी कि रहला नामक पुस्तक इन्हें नहीं लिखा था। ठीक है,
ठीक है, उसके बाद देखिए यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए, अब देखिए इसको मिलाना है आपको कालक्रम को, ठीक है। तो कालक्रम के अनुसार ये लास्ट प्रश्न है, उसके बाद मैं बाद में अच्छे से डिटेल से बताता रहूंगा। तो देखिए, अब देखिए कुवलय माला, ठीक है, कुवलय माला ये किसकी पुस्तक है? तो अघोष अघोष सूरी की, ठीक है। कुवलय माला जो है अघोष सूरी की पुस्तक है। समराइज का किसका है? तो समराइज का हरिभद्र, ठीक है। उसके बाद तिलक मंजरी किसकी है? तो तिलक मंजरी धनपाल की, धनपाल। अच्छा अच्छा, यस्तिकलक चंपू किसकी पुस्तक है? इसके लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक है सोमदेव। कहां है सोमदेव? सोमदेव। हमारा ऑप्शन हो जाएगा एक का कुवलय माला का हो जाएगा 4, तो 4 कहां है? यहाँ पे 4। उसका समराइज का हो जाएगा हरिभद्र 3, हरिभद्र माफ कीजिएगा 2। उसके बाद आ जाएगा तिलक मंजरी धनपाल 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा, ठीक है, देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग फिर मिलेंगे और अच्छे से वीडियो को देखेंगे, ठीक है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। ये काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगर आप इस पुस्तक को पूर्ण रूप से पढ़ लेते हैं तो आपका इतिहास से पीजीटी, नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे बड़े बड़े एग्जाम है वो आसानी से निकल जाएंगे, अगर आपको ज्ञान हो जाएगा और डिटेल पता चल जाएगा तो, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।